हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल संतानों पर। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा, इस क्लास में दो क्लासेस अपलोड करवा दिए गए हैं जीके के। वीडियो 1 से 1.5 घंटे की हो सकती है। दोस्तों, आपने प्रैक्टिस लगाई जाकर वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को अपना स्कोर पता चलेगा कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कितने प्रश्न आप सभी पेपर में सही कर सकते हैं। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहेगा, आप सभी का प्रैक्टिस रहेगा, तो जाकर लगाइए और वीडियो के आखिरी में अपना स्कोर जरूर बताना है। आज की आपकी 17वीं क्लास है। इससे पहले हम 1 से 16 वीडियो जीके जीएस के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को दोस्तों ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप सभी फ्रेंड के पास पहुँच सके। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न जनरल अवेयरनेस का है। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, इसको आपको राइट आंसर बताना है। भावनगर से दांडी, जूनागढ़ से दांडी, राजकोट से दांडी, अहमदाबाद से दांडी। दोस्तों, आपको वीडियो पूरी देखनी है, जिससे कि आप सभी का सिलेक्शन निश्चित हो सके। मॉडल पेपर्स दोस्तों क्या होता है, आप सभी की एक मजबूत होती है कि हमारा कहाँ तक सही जा सकता है जीके जीएस में। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम मॉडल पेपर आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो लगातार नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आएगी, तो दोस्तों चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अहमदाबाद से दांडी। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा किया गया दांडी मार्च से कहते हैं। दांडी मार्च यात्रा नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। यह यात्रा 12 मार्च 1930 जो ये यात्रा थी दांडी मार्च की, ये दोस्तों 12 मार्च 1930 कब दोस्तों? 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी के मध्य संपन्न हुई। ठीक है, कहाँ संपन्न हुई? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी के मध्य संपन्न हुई। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और तो आपको ध्यान से अच्छे से समझना है और नोट भी करना है। इस मार्च में महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचकर सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। दोस्तों, प्रश्न में पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के साथ और कितने भी लोग गए थे, तो दोस्तों 78 लोग गए थे। ठीक है ना, 78 लोग गए थे, आपको नोट करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रेंड, पूरा बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, या दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों, कौन करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कौन करता है दोस्तों? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, किसमें? अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है दोस्तों, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा, जिसे दोस्तों CAG, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? CAG कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो आर्टिकल अनुच्छेद 148 में कहा गया है दोस्तों, इसकी बात कर रहे हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की। तो दोस्तों 148 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के समस्त वित्तीय कार्य प्रणाली पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। किसमें? 148 में। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। बात करें दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश, दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आप सभी को पता ही होगा, तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति
मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर करता है। ठीक है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40 है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? 18/18, 22/22 या फिर 28/28 या फिर 14/14? तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 18। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश को 18 मंडल और 75 जनपदों में विभाजित किया गया है। जनपद की बात करें दोस्तों कितने हैं? 75 हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। और मंडल कितने हैं? तो मंडल 18 हैं। आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, मंडल 18 हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 41 है। भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन, बांग्लादेश, मालदीव या फिर श्रीलंका? तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका इज द राइट आंसर। भारत, जापान तथा श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए 2019 में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन दोस्तों भारत और जापान को इस परियोजना में शामिल किए जाने को लेकर आंदोलन के बाद श्रीलंका सरकार ने जनवरी 2021 में इसे सरकारी कंपनी को सौंपने का फैसला किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 42 है। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण होता है दोस्तों, या संपत्ति का एकीकरण होता है, परिवार का एकीकरण या कर का एकीकरण? तो दोस्तों आपको बता दूं सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको बताना है ए या बी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भूमि का एकीकरण होता है। चकबंदी में क्या होता है कि दोस्तों भूमि का एकीकरण होता है। ठीक है, भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को दर्ज दोस्तों भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को दर्जा और कीमत के आधार पर एक साथ मिलाकर एक बड़ा प्लाट तैयार करना चकबंदी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43 है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी? चंबल नदी है, बनास नदी, माही नदी, लूणी नदी? तो फ्रेंड आपको बताना है ये लूणी नदी भी इसे कहते हैं। ठीक ना, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लूणी नदी। ठीक है, भारत की लूणी नदी का नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ है नमकीन नदी। यह एक मरुस्थलीय नदी है। इसके अन्य नाम दोस्तों साकरी, नवलवती और लवलाद्री आदि हैं। ठीक ना, इसके अन्य नाम हैं। दोस्तों बात करें चंबल नदी तो इसका प्राचीन नाम क्या था? तो चरमवाती था। चंबल नदी का जो प्राचीन नाम दोस्तों क्या था? तो कहाँ गया, चमरवाती था। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ की बात करें दोस्तों क्षिप्रा नदी है और सिंध नदी, काली नदी, सिंध, कुन्नू आदि हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करें बनास नदी की, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा बानास नदी। तो दोस्तों इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बेडच है और कोठरी है, मासी, खारी, मोरेल आदि सभी इसकी क्या है सहायक नदियां हैं। माही नदी की बात करें फ्रेंड तो माही नदी की आप सभी नोट कर लेना, इसकी सहायक नदियां सोम है, जाखम, जाप, अनास, मोरेन, इरू आदि सभी इसकी क्या हैं तो सहायक नदियां हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 44 है।
सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, या होम गार्ड, या फिर रैपिड एक्शन फोर्स? तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैपिड एक्शन फोर्स। डी इज द राइट आंसर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जिसे कहते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स, तो इसका इंग्लिश में आरएएफ जिसे बोलते हैं, ठीक है, आरएएफ, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक फ्रेंड। विंग दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, स्वामीनारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? दोस्तों बताना है आपको, पुणे में, या बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में, ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये मंदिर दिल्ली में स्थित है। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है जो नई दिल्ली में स्थित है। यह दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर है, ठीक है। इसे 26 नवंबर 2007 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। प्रश्न में दोस्तों पूछेगा इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया था, तो आपको नोट कर लेना है 26 दिसंबर 2007 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। दोस्तों बात करें मुंबई, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा मुंबई, तो ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। बात करें यहाँ कौन सी मंदिर है, तो श्री सिद्धि विनायक मंदिर है। कौन है? श्री सिद्धि विनायक मंदिर, आपको नोट कर लेना, ठीक है। अगला है कर्नाटक, जो कि बेंगलुरु में है, ठीक है। बेंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा मंदिर है? तो यहाँ पर धर्मराय स्वामी मंदिर है। कौन सा मंदिर दोस्तों? धर्मराय स्वामी मंदिर है, ठीक है। तो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगला है पुणे में, कहाँ पड़ता है? ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। यहाँ कौन सा मंदिर है? तो भीम शंकर मंदिर है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? तो भीम शंकर मंदिर है, ठीक है, भीम शंकर, आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में शायद पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, GSLV MK3 लॉन्च किया गया, ठीक है। आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इससे पहले एक मॉडल पेपर हम करवा चुके हैं, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे? श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल, श्री प्रकाश जावड़ेकर? तो फ्रेंड इसका आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री पीयूष गोयल। भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी थे। दोस्तों बात करें वित्त मंत्री की, तो श्रीमती निर्मला सीतारमण थी। ये कौन थी दोस्तों? तो ये दोस्तों नोट कर लेना, ये वित्त मंत्री थी, ठीक है, ये वित्त मंत्री थी। बात करें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री की, तो ये कौन थे? श्री धर्मेंद्र देवेंद्र प्रधान थे। कौन थे? श्री धर्मेंद्र प्रधान थे। ये कौन थे? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री थे। बात करें श्री प्रकाश जावड़ेकर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये कौन थे भाई? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। कौन थे दोस्तों? सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, ठीक है, आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 48 है। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है?
प्रश्न दोबारा समझते हैं। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार कह रहा फ्रेंड, दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं? 144 मिनट प्रतिदिन, 110 मिनट प्रतिदिन, या फिर 100 मिनट प्रतिदिन, या 162 मिनट प्रतिदिन। सोशल मीडिया पर कितना मिनट व्यतीत करते हैं उपयोगकर्ता? तो इसका आपको राइट आंसर बताना फ्रेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 144 मिनट प्रतिदिन। ठीक है, तो फ्रेंड ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर 144 मिनट व्यतीत करता है। भारतीय उपयोगकर्ता औसतन 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर व्यतीत करता है। अगर घंटों की बात दोस्तों की जाए तो 2.4 ओवर व्यतीत करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 49 है। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? यूके, कनाडा, अमेरिका, जापान। तो जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा से चुना है। ठीक है, भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को, इससे पहले एक मॉडल पेपर करवाए थे, शायद 16 मॉडल पेपर था, तो उसमें शायद प्रश्न में आया था, आप सभी देख लें जाकर कि वहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये मॉडल पेपर, आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी बात करें तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 2017 को लागू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको समझना है अच्छे से। इसका सुझाव किसने दिया था दोस्तों? प्रश्न में बहुत पूछा जाता है, जीएसटी का सुझाव किसने दिया? तो विजय केलकर समिति ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत ने जीएसटी का दोहरा मॉडल कहां से प्राप्त किया? तो कनाडा से लिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत अर्थात 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया था दोस्तों? आपको बताना है, प्रश्न में पूछा जाएगा तो आप नोट कर लेना। जीएसटी परिषद का गठन 279 ए के तहत किया गया था। ये आर्टिकल दोस्तों, अनुच्छेद। ठीक है, आपको नोट डाउन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 50 है। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में, नागपुर, दिल्ली, जयपुर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई में। कहाँ स्थित है? दोस्तों मुंबई में स्थित है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई में कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहीं पर स्थित है। दोस्तों बात करें नागपुर की, तो ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा संस्थान है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है। कौन सा है दोस्तों? तो कपास अनुसंधान संस्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करें नई दिल्ली में, दोस्तों नई दिल्ली में यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। क्या है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। बात करें दोस्तों, बात करें जयपुर की, तो ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है। कौन सा? एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, राजस्थान कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है। CAPFS CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। 5, 2, 3, 4। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3। CAPFS और CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण
संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। ट्रॉफी प्रदान करने का उद्देश्य प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों को महत्व को पहचानना है। विगत वर्ष इस ट्रॉफी के लिए हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को चुना गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक अर्थात कंपाउंड आंखें होती हैं? ड्रैगन मक्खी का, कबूतर, मेंढक, टूना मछली। तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्रैगन मक्खी। दोस्तों यौगिक आंखें, कंपाउंड आई जिसे बोलते हैं, कीटों के क्रस्टेशिया जैसे संधिपारों अर्थात आर्थ्रोपोडो में दृष्टिबोध का एक शारीरिक अंग होता है। ड्रैगन मक्खी में कंपाउंड आंखें पाई जाती हैं। दोस्तों बात करें कबूतर की, बात करें फ्रेंड कबूतर की, तो कबूतर पूरे विश्व में पाया जाने वाला पक्षी है। यह एक नियततापी उड़ने वाला पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो क्या है? कोलंबा लीबिया है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है दोस्तों? तो कोलंबा लीबिया है। बात करें फ्रेंड मेढक की बात करें तो यह उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी में तथा जमीन पर दोनों जगह रह सकता है। इसके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है फ्रेंड। बात करें टूना मछली की, तो ये भी एक जीव है टूना मछली। यह खारे पानी में निवास करने वाली मछलियां हैं दोस्तों। ये टूना मछलियों की मांसपेशियों के ऊतकों का रंग गुलाबी से लेकर गहरा लाल होता है। यह लाल रंग का ऑक्सीजन बद्धकारी अणु मायोग्लोबिन के कारण होता है फ्रेंड। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? जयपाल सिंह, चूनाराम महतो, या फिर रामनाथ सोरेन, या फिर राम भगत। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चूनाराम महतो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का नेतृत्व दोस्तों झारखंड में चूनाराम महतो ने किया था। चूनाराम महतो कहाँ के हैं दोस्तों? तो झारखंड के हैं। प्रश्न में पूछ सकता है दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी दोस्तों। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया दोस्तों। कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो आपको नोट कर लेना है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? 2, 4, 8, 9। तो फ्रेंड आपको बता दूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। NHRC का एक बहुसदस्यीय संस्था है फ्रेंड। ये NHRC ये क्या है दोस्तों? तो ये एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। परंतु आयोग ने दोस्तों अपने उत्तर कुंजी में सदस्यों की संख्या कितनी मानी है? तो वो 9 मानी है। कितनी मानी है फ्रेंड? तो वो 9 मानी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विकलांग व्यक्तियों के
अधिकारों पर समिति, एम्फोर्सो डिसएम्पियरेंसेस पर समिति, या फिर प्रवासी श्रमिकों पर समिति, या फिर महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। तो फ्रेंड 55 का आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्फोर्सो डिसएपियरेंसेस पर समिति। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। नेक्स्ट है, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको बता दूं, चोल वंश एक तमिल राजवंश था, बिल्कुल था, जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था, बिल्कुल सही। और ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, पहला सही होगा। तो हम कह सकते हैं कि पहला सही और दूसरा गलत है। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी इज द राइट आंसर, पहला सही और दूसरा गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? स्पैम, न्यूज ग्रुप, बैकबोन या फिर अपडेट्स। तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पैम। स्पैम इज द राइट आंसर। अनचाहे ईमेल से संबंधित शब्द स्पैम है फ्रेंड। बात करें न्यूज ग्रुप की, तो ये क्या है दोस्तों? न्यूज ग्रुप विशेष कंप्यूटर पर बहुत से संदेशों का एक समूह या संग्रह होता है। क्या होता है? ये न्यूज ग्रुप होता है। क्या होता है? विशेष कंप्यूटर पर बहुत से विदेशों का एक समूह या संग्रह होता है। ठीक है, बात करें बैकबोन की, बैकबोन ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा दोस्तों, यह डाटा कैरी करता है। क्या करता है? तो ये डाटा कैरी करता है। ठीक है, अपडेट्स की बात करें दोस्तों, तो इसका क्या मतलब होता है? तो ये दोस्तों सॉफ्टवेयर की छोटी सी फाइल होती है जो यूजर्स अर्थात उपयोगकर्ताओं को आवश्यकता, सुविधा या सुधार प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका यही काम होता है। अगला प्रश्न, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को दोस्तों क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, एविकल्चर, मॉरिकल्चर या विटिकल्चर। तो दोस्तों अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विटिकल्चर कहा जाता है। बात करें दोस्तों सेरिकल्चर की, किसकी बात करें? सेरिकल्चर की, तो ये रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन है। ठीक है, बात करें एविकल्चर की, एविकल्चर आपको बी में दिख रहा होगा, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये पक्षी पालन से, अर्थात जंगली पक्षी जो होते नहीं है, जंगली पक्षी पालन से संबंधित है। बात करें मोरिकल्चर की, तो ये दोस्तों रेशम कीट हेतु संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा मोरिकल्चर। तो दोस्तों रेशम कीट हेतु अर्थात शहतूत उगाना। ठीक है, तो वो इससे संबंधित है। और अगला है दोस्तों वर्मी कल्चर। एक पूछा जाता है फ्रेंड, वर्मी कल्चर क्या होता है? तो एक केचुआ पालन संबंधित है। एक होता है पीसी कल्चर, तो दोस्तों ये मत्स्य पालन से संबंधित है। एक होता है दोस्तों ओल्वो कल्चर, ओलिवो कल्चर होता है, तो ये जैतून का उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आपको हम सभी बताते हैं, इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी विकल्पों को आपको नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे आईबी कहते हैं, इंटेलिजेंट ब्यूरो द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी होती है। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना आप सभी नोट कर लेना कि
1887 ईस्वी को हुआ था। 1887 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? तो नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों को से मिलान कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों आ सकता है, वहाँ पर पूछा जाएगा कि सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों, यहाँ पर है वजीर, तो फ्रेंड वजीर शाही परिवार प्रभारी या फिर न्यायिक विभाग का प्रमुख या फिर सैन्य विभाग का प्रमुख या फिर राजस्व विभाग का प्रमुख। तो इसी तरह दोस्तों आपको मिलान करना होता है इसमें किसमें का होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। तो वजीर का दोस्तों चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। वजीर का क्या होता है? राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। वजीर कौन है? तो राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, तो ए का क्या हो गया? चौथा वाला अर्थात 4th हो गया। ठीक है, अगला है मीर बख्शी। तो दोस्तों मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। किसका होता है? सैन्य विभाग का प्रमुख होता है, अर्थात बी का तीसरे में चला गया। ठीक है, बी का तीसरे में चला गया। बात करें मीर समन की, तो दोस्तों मीर समन, फ्रेंड मीर समन तो ये जो शाही परिवार का प्रभारी है, किसका है? शाही परिवार का प्रभारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, सी का फर्स्ट वाला, सी का फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, प्रमुख काजी, तो दोस्तों ये क्या है? तो ये न्यायिक विभाग का प्रमुख होता है। किसका होता है? न्यायिक विभाग का प्रमुख होता है, अर्थात डी का ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड। तो यहाँ से देख सकते हैं पहले का 4th इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पहले का 4th इसमें है, फिर बी का 3rd हो गया, सी का 1st हो गया और डी का 2nd हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। अच्छा ठीक है, मिल गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कौन सा रसायन, अगला प्रश्न, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर बेरियम कार्बोनेट या कॉपर क्लोराइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड रसायन आतिशबाजी के समय रंग प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 62, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 सितंबर, 21 सितंबर, 2 सितंबर और 28 सितंबर। तो आपको बताना इसका राइट आंसर फ्रेंड क्या होगा। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बात करें 15 सितंबर की, तो दोस्तों 15 सितंबर को हिंदी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो हिंदी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों 2 सितंबर की, किसकी? 2 सितंबर की। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करें 28 सितंबर की, तो दोस्तों 28 सितंबर को विश्व रेबीज क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, दिवस को पढ़कर ही जाना है, जिससे कि इसमें पूछा ही जाएगा, फंसेगा प्रश्न में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 63 है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि भाई सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्यों पिघलने लगती है? प्रश्न में वही पूछ रहा है कि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है या बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है या बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है या फिर ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है।
तो दोस्तों 63 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। तो सी इज द राइट आंसर, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। सर्दियों के दौरान बर्फ पर नमक डालने से बर्फ की सतह का हिमांक बिंदु कम हो जाता है, फलस्वरूप बर्फ पिघलने लगती है फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? खेल के, साहित्य के, या फिर संगीत या औषधि? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगीत। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है फ्रेंड? डॉलर, रुपया, रेनबी या फिर पाउंड? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेनबी कहा जाता है। चीनी की मुद्रा को रेनबी कहा जाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों पाउंड की, जो ऑप्शन में डी दिख रहा होगा, पाउंड। तो दोस्तों पाउंड किस देश में चलता है? तो आप सभी नोट कर लेना, लेबनान, साइप्रस और सीरिया और मिस्र में चलता है। क्या चलता है? तो पाउंड चलता है। जैसे अपने देश में रुपये चलता है उसी प्रकार में वहाँ पर पाउंड चलता है। कहाँ पर? लेबनान, साइप्रस, सीरिया और मिस्र देश में चलता है। डॉलर की दोस्तों बात करें तो डॉलर जो है किस देश में चलता है? तो वो ताइवान हो गया, ब्रूनेई हो गया, डोमिनिका हो गया और वर्जिन हो गया। तो यहाँ पर क्या चलता है फ्रेंड? तो वो डॉलर चलता है। ठीक है, बात करें रुपया की दोस्तों, तो रुपया हमने बता ही दिया कहाँ चलता है, भारत में चलता है, नेपाल में चलता है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, मॉरिशन में। तो यहाँ सभी क्या चलते हैं? तो यहाँ सभी रुपये चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक, विज्ञान महाविद्यालय के लिए शिक्षक, कला महाविद्यालय के लिए शिक्षक या माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक? तो दोस्तों शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शिक्षा मित्र किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। ठीक है, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक होता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 मई 1999 को एक आदेश पारित किया जिसके आधार पर शिक्षा मित्र अर्थात पैरा टीचर नियुक्त हुए। ठीक है, ये भर्तियां सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक और छात्रों का अनुपात ठीक करने और सभी को समान प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो फ्रेंड आपको बता दूं इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ पर स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया? तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। चीन की प्रमुख वाहन कंपनी ग्रेट वॉल मोटर GWM ने महाराष्ट्र में अपने संयंत्र लगाने और $1 अरब जिसे 1 मिलियन कहते हैं, ठीक है, निवेश करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो आप सभी को नोट कर लेना है प्रश्न को। अगला है आपके स्क्रीन पर 69, भारतीय मुद्रा में 2000 रुपए के नोट का आकार क्या है? 55 mm गुणा 160 mm या फिर
60 mm इंटू 166 mm, 66 mm इंटू 166 mm या फिर 66 mm इंटू 160 mm। तो दोस्तों आपको बताने इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये जो mm लिखा हुआ है इसको मिलीमीटर कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है क्या कहते हैं इसे, मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि भारतीय मुद्रा में 2000 रुपए के नोट का आकार, दोस्तों 2000 पूछा है, 500 का भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हम सभी बता देंगे कि 500 का, 2000 का, 100, 50, 10 का, मतलब जितने नोट है आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पहले बताना है 2000 रुपए के नोट का आकार क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 66 mm इंटू 166 mm होता है, किसका, 2000 रुपए का नोट का होता है, ठीक है। दोस्तों बात करें 500 की नोट का, 500 की नोट का, तो दोस्तों इसकी जो आकार होता है 66 mm इंटू 150 mm होता है, 66 mm इंटू 150 mm। बात करें 200 की नोट का, इसका आकार दोस्तों तो 66 mm, कितना, 66 mm इंटू 146 mm होता है, कितना होता है, 146 mm होता है। बात करें दोस्तों 100 की नोट के, तो 100 की नोट का आकार क्या होता है, तो दोस्तों इसका आकार 66 mm इंटू कितना होता है, तो 142 होता है, 142 होता है, ठीक है। अगला है 50 की नोट दोस्तों, तो इसका आकार की बात करें, इसकी आकार की, तो 66 mm और कितना होता है, 135 होता है, 135। वही बात करें दोस्तों 20 की नोट की, तो इसका आकार होता है 63 mm इंटू 147 mm होता है, ठीक है। बात करें दोस्तों 10 की नोट की, तो इसका आकार 63 mm इंटू 123 मिलीमीटर होता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है। असम राइफल अर्थात AR, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अर्थात ITBP, होम गार्ड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत तिब्बतन सीमा पुलिस बल, ठीक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP जिसे कहते हैं, वर्ष 1982 से कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती है। इसके वर्तमान महानिदेशक SS देशवाल हैं। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इसकी दोस्तों स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हो गई थी, ठीक है। भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त सेवा से रक्षा हेतु की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 71 फ्रेंड, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, द्राम, ग्राम, डॉलर, रुपया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्राम कहा जाता है। आर्मेनिया की मुद्रा को दोस्तों ये शायद ट्राम है, ठीक है ना, ट्राम कहा जाता है। इसकी राजधानी एरेवन है, क्या है, इसकी राजधानी की बात करें तो क्या है, एरेवन है, ठीक है, एरेवन आपको नोट कर लेना है। इसे 23 अगस्त 1990 को स्वतंत्रता प्रदान की गई, परंतु इसके स्थापना की घोषणा 21 सितंबर 1991 को हुआ था, ठीक है। और बाकी डॉलर रुपये को तो हमने बता ही दिया आपको पहले ही। अगला है 72, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है फ्रेंड, पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कोंका दर्रा या फिर लिपुलेख दर्रा, खारदोंग दर्रा या फिर लनक दर्रा। तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित अन्य दर्रे दोस्तों कौन कौन से हैं, तो एक माना दर्रा हो गया, नीत दर्रा हो गया और मुलिंग ला दर्रा हो गया, यांगला दर्रा, सांग चोकला दर्रा हो गया और नेलोंग दर्रा आदि सभी हो गए, ठीक है।
और दोस्तों बात करें कोंगला दर्रा, किसकी? कोंग का दर्रा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा कोंग का दर्रा। दोस्तों ये कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है, ठीक है। तो ये फ्रेंड ये लद्दाख में है, ठीक है। और बात करें दोस्तों लनक दर्रा की, किसकी? लनक दर्रा की, ऑप्शन डी में दिख रहा होगा लनक दर्रा। तो दोस्तों ये कहाँ है? तो ये फ्रेंड ये भी लद्दाख में ही है, ठीक है। तो ये कहाँ है? तो ये भी लद्दाख में ही है। अगला है खारदोंग दर्रा, कौन सा? खारदोंग दर्रा। तो फ्रेंड ये कहाँ है? तो ये भी लद्दाख में ही है। कहाँ? लद्दाख में, ठीक है। एक है बोमडिला दर्रा, जो कि फ्रेंड ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं बोमडिला दर्रा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला, ये भी एक दर्रा है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। और एक है नाथुला दर्रा, कौन सा? नाथुला दर्रा। तो ये फ्रेंड कहाँ है? तो ये दोस्तों सिक्किम में है। कहाँ पर है? ये दर्रा जो है ये सिक्किम में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 ईस्वी में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था? दोस्तों ऑप्शन है किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, कोर्ट ऑफ वार्ड्स से संबंधित कार्य, या फिर बंदोबस्ती। तो फ्रेंड आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोर्ट ऑफ वार्ड्स से संबंधित कार्य, ठीक है। कोर्ट्स ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य वर्ष 1831 ईस्वी से उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 ईस्वी के दौरान हटा दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस इज द राइट आंसर। रूस दुनिया का प्रथम देश है जिसने दोस्तों 19 मई 2018, कब दोस्तों? 19 मई 2018, ठीक है। 19 मई 2018 को विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया था। इसका नाम एकेडमिक लोमोनोसोव है। क्या है? लोमोनोसोव। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, आप सभी को लिख लेना, ठीक है ना। लोमोनोसोव है, ठीक है। तो ये इसका नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 75 है। दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया? रेलवे विकास निगम ने, या फिर दोस्तों इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड IRCON, या फिर कॉनकॉर्ड रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर दोस्तों रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉनकॉर्ड रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, यही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न था, और आप ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। लग चुकी है तलब इस मंजिल की, कि लग चुकी है तलब इस मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें लगती है मारा जाएगा, हौसले लगते हैं देख लेंगे। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्मिथ तांडव पर। तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस मॉडल पेपर, जो कि फ्रेंड परीक्षा की दृष्टि से ये पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 50 प्रश्नों का दोस्तों संग्रह है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों मॉडल पेपर है। तो आप सभी को अच्छे से टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। तो आपको दोस्तों वीडियो के आखिरी में बताना है आपके
31 से लेकर टोटल 80 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं, ठीक है। तो जो भी दोस्तों चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप सभी फ्रेंड के पास पहुंच सके। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे डॉक्टर भाभा, डॉक्टर एस.जे. कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 31 का राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर एस.जे. कासिम। बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर एस.जे. कासिम एक समुद्री जीव वैज्ञानिक थे दोस्तों, जिनके नेतृत्व में भारत का पहला भारतीय अभियान दल जनवरी 1982 ईस्वी में अंटार्कटिका में उतरा था। भारत का पहला स्टेशन शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1984 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा संघनन नहीं है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, धुआं। धुआं जो है दोस्तों वो क्या है, तो संघनन नहीं है, ठीक है दोस्तों, धुआं संघनन नहीं है दोस्तों। धुआं एक कोलाइड है। क्या है दोस्तों, तो धुआं एक कोलाइड है जो हवा में उपस्थित ठोस, द्रव एवं गैस के कणों से बना होता है। धुआं तब निकलता है दोस्तों जब कोई पदार्थ जलता है या उसका पायरोलिसिस होता है, ठीक है, या उसका पायरोलिसिस किया जाता है, तब धुआं निकलता है, ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, या भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, या फिर कर्क रेखा से मकर रेखा तक, या अंटार्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक। आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक। तो दोस्तों आपको बताने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। तो सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। कर्क रेखा के मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यह विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण का भाग है दोस्तों, जहां वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है फ्रेंड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ, कृतज्ञ, कर्मठ या फिर कृतकृत्य, कृतकृत्य। तो आपको फ्रेंड बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृतज्ञ फ्रेंड, कृतज्ञ इज द राइट आंसर। उपकार को याद रखने वाला दोस्तों कृतज्ञ कहलाता है। बहुत कम दोस्तों, बहुत काम करते रहने वाला व्यक्ति, बहुत काम करते रहना व्यक्ति को क्या कहा जाता है फ्रेंड, तो कर्मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कर्मठ कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों दिए हुए उपहार को भूल जाने वाला, दिए हुए उपकार, सॉरी दोस्तों उपकार है, तो दोस्तों दिए हुए उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कृतज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृतज्ञ कहा जाता है। दिए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतज्ञ कहलाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें, अंश, अंश, अंश या फिर अश या फिर अस। तो फ्रेंड आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, ये तत्सम रूप है इसका। अंश क्या है, तत्सम रूप है। तद्भव की बात करें दोस्तों तो ये अंश हो जाएगा, इसका तद्भव क्या होगा, तो अंश होगा। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कल्पकम में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कल्पकम में स्थित है।
तेल शोधनशाला या फिर जल विद्युत शक्ति गृह या फिर परमाणु ऊर्जा केंद्र या फिर परमाणु परीक्षण स्थल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। कलपक्कम में दोस्तों परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, ठीक है। कलपक्कम भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों। इस परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था इसकी स्थापना। वो कहाँ हुआ था दोस्तों? चेन्नई के कलपक्कम नामक स्थान पर किया गया था। इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है परमाणु ऊर्जा केंद्र को। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का क्या अर्थ है दोस्तों? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपना मतलब निकालना, अत्यधिक प्रिय होना, बहुत समय बाद दिखना। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ए इज द राइट आंसर। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब कि अपना प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है तो 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा की सदस्य अवधि कितनी होती है दोस्तों? तो वो 6 वर्ष होती है। बात करें लोकसभा की तो 5 वर्ष होती है, ठीक है, लोकसभा की। इसका दोस्तों ये एक स्थायी सदस्य, ये एक स्थायी सदन होता है, ठीक है, ये स्थायी सदन होता है। और लोकसभा जो है दोस्तों वो अस्थायी सदन होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो है ये स्थायी सदन होता है। इसमें दोस्तों 1/3 अर्थात दोस्तों 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 39 है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या व्यापारिक बैंक या फिर राष्ट्रीय आवास बैंक। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40 है। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर कालाशोक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा उदयन। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक दोस्तों उदयन था। उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बना। इसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। किसने रखी दोस्तों? तो उदयन ने। इसने पाटलिपुत्र की नींव रखी और राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। हर्यक वंश का अंतिम शासक की बात करें दोस्तों उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक तो उदयन का पुत्र नागदशक था, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार या फिर अशोक ने या कौटिल्य ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण दोस्तों अशोक महान ने करवाया है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था दोस्तों। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। इसी जिले में भीमबेटका भी स्थित है दोस्तों। सांची के स्तूपों में स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है। यह स्तूप प्रेम, शांति, विश्वास एवं साहस का प्रतीक है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 42 है। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? खजुराहो, अम्बू, कोणार्क या फिर धारचुला। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोणार्क में। सुविख्यात सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में है। सी इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से 1264 ईस्वी में गंगवंश के राजा नरसिंह देव वर्मन द्वारा बनवाया गया था। इसे अंग्रेजी में ब्लैक पगोड़ा दोस्तों, ब्लैक पागोड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो आप सभी नोट कर लेना, ब्लैक पागोड़ा
भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? प्रतिभा देवी, सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी या अब्दुल कलाम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, प्रणब मुखर्जी हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केशवानंद भारती, पी सदाशिवम या मारखंडे काटजू या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पी सदाशिवम, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, नीना दाउलूरी क्यों चर्चा में रहीं? नोबेल प्राइज जीतने के कारण या फिर तालिबान द्वारा हत्या के प्रयास के कारण या फिर मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण या फिर सीनेट में चुनाव जीतने के कारण। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण, ठीक है, तो आपका ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? टोनी ब्लेयर या फिर मिशेल ओबामा या फिर टोनी एबॉट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टोनी एबॉट, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश के विघटन से बनने वाला भारत का 32वां राज्य है दोस्तों। हैदराबाद 10 वर्ष के लिए दोनों राज्यों की नियुक्ति राजधानी रहेगी। दोस्तों ये 10 वर्ष के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी रहेगी। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 है, नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहे हैं? राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। नवंबर दिसंबर 2013 में राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, दिल्ली में चुनाव हुआ था, जबकि झारखंड का चुनाव 2014 में हुआ फ्रेंड। यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी जिसके मुख्यमंत्री रघुवर दास रहे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, वन्य प्रणाली सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 जनवरी या फिर 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में या फिर 15 से 22 सितंबर। तो फ्रेंड आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है वन्य प्रणाली, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई? INS विभूति या फिर INS सिंधुरक्षक या फिर INS सिंधुवर्धन या फिर INS विक्रमादित्य। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, INS सिंधुरक्षक, ये आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले 14 अगस्त 2013 को मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड में INS सिंधुरक्षक डूबकर नष्ट हो गई थी फ्रेंड। इस पनडुब्बी को रूस में बनाया गया था। इस पनडुब्बी को कहाँ बनाया गया था दोस्तों? तो रूस में बनाया गया था और 1997 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, ठीक है। 1997 में भारतीय नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है ये पनडुब्बी को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, AN किसकी मुद्रा है? आपको बताना है जो AN है ये किसकी मुद्रा है? जापान की, चीन की, दक्षिण कोरिया फिर भूटान की। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान की।
येन किसकी मुद्रा है दोस्तों? तो ये जापान की मुद्रा है। बात करें दोस्तों चीन, तो चीन में कौन सी मुद्रा चलती है? तो युआन चलता है। कौन चलता है, कौन सी मुद्रा? तो युआन मुद्रा चलती है, ठीक है। अगला दक्षिण कोरिया। दोस्तों दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा चलती है? तो वॉन चलता है। कौन सी मुद्रा चलती है? तो वॉन चलता है दक्षिण कोरिया में, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। भूटान में दोस्तों, भूटान की बात करें दोस्तों, तो भूटान में नगुल ट्रम चलता है। क्या चलता है दोस्तों? नगुल ट्रम चलता है। ये आधा ना है, ठीक फ्रेंड, नगुल ट्रम चलता है, आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52 है। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? होमी भाभा की, या विक्रम साराभाई की, या फिर श्रीनिवास रामानुजम, या फिर सर सीवी रमन? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनिवास रामानुजम, ठीक है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी पुस्तक रॉबर्ट कैनिगेल द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड, जो प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जीवनी पर आधारित है। यह पुस्तक दोस्तों 1991 में वाशिंगटन स्क्वायर प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक फ्रेंड। कब प्रकाशित किया गया था दोस्तों? तो नोट कर लेना, 1991 में प्रकाशित किया गया था वाशिंगटन स्क्वायर प्रेस द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53 है। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताइए जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BHEL और GAIL, ठीक है दोस्तों। BHEL और GAIL को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 54 है। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, या फिर केवल वे भारतीय जिनके पास मतदाता पहचान कार्ड है, या फिर गरीबी रेखा के नीचे का प्रत्येक भारतीय, या फिर केवल शहरी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के प्रत्येक नागरिक को, ठीक है। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है दोस्तों। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छापी होती है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे दोस्तों भावी पा और प्रा द्वारा जारी किया जाता है। भावी पा प्रा द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? पेरिस में, टोक्यो में, लंदन या न्यूयॉर्क? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टोक्यो, जो कि कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मधुशाला किसकी कृति है? उमर खयाम की, या फिर शेख सादी की, गोपाल दास नीरज की, या हरिवंश राय बच्चन की? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की कृति मधुशाला है दोस्तों। इनके जन्म की बात करें, इनके जो है जन्म की बात करें, तो जन्म 27 नवंबर, आपको ध्यान में रखना है, 27 नवंबर 1907 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? 27 नवंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 57 है। भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में, या फिर जम्मू कश्मीर में? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में दोस्तों 17 जून, कब? 17 जून, आपको ध्यान में रखना है,
17 जून 2013 में। कब हुआ था फ्रेंड? 2013 में, ठीक है। में बादल फटने से लगभग 5,000 लोगों की मृत्यु हो गई तथा भारी मात्रा में जान माल का नुकसान भी हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुरादाबाद। मुरादाबाद इज द राइट आंसर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है फ्रेंड। यहाँ पर पुलिस भर्ती में नियुक्ति व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। 59 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनिल कुमार ब्राउने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री टीवी राजेश्वर या फिर श्री होर्मासजी पेरोशो मोदी या फिर श्री BL जोशी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्री BL जोशी जी हैं, ठीक है। प्रश्न के अनुसार अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने या फिर मुंशी प्रेमचंद ने या फिर अमर्त्य सेन ने? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यह मूलतः बंगाली भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था दोस्तों? जन गण मन की, तो यह बंगाली भाषा में किया गया था। गायन का समय दोस्तों 52 सेकंड था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62 है, एक मार्क है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था या फिर कृषि उत्पादों में मंदीकरण हेतु कृषकों की संख्या या फिर खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर या फिर उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है, ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? इकबाल सम्मान या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार या परमवीर चक्र या भारत रत्न? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमवीर चक्र, ठीक है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 26 जनवरी 1950 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? तो 26